हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, जहाँ शुरू किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, यानी कि रासायनिक संयोजन के जो नियम थे वो हमने यहाँ पर देखे थे। लास्ट सेशन में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात की थी और उसी में आगे हमने परमाणु को समझा था। ओके, आज के सेशन में उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे उन टॉपिक्स का जिनको अभी तक आप पढ़ चुके हैं। रासायनिक संयोजन के नियम जो एंटोनी एंड लेवोजियर के द्वारा दिए गए थे, जिनमें हम दो महत्वपूर्ण नियम यहाँ कक्षा 9 की क्लास में आपकी पढ़ रहे हैं। रासायनिक संयोजन के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेवोशियर द्वारा दिया गया था, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, या आप क्या कहते हैं, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्य ना ही उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है, यानी द्रव्यमान में ना तो किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है और ना ही कमी आ रही है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ओके, इसके अलावा आपने दूसरा नियम जो पढ़ा था वो था स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आप इसे कहते हैं, जहां पर आप कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद बन रहा है, जो वो आपका एक कंपाउंड है सपोज, तो कोई भी जो रासायनिक यौगिक है आपका, कंपाउंड यानी कि यौगिक, तो कोई भी रासायनिक यौगिक जिन जिन अवयवी तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, उन अवयवी तत्वों का जो भार का अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है। यानी वो अनुपात कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा, कि यही अनुपात में ये तत्व आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके इस रासायनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। ओके, जैसे आपने H2O का एग्जाम्पल लिया था, जल आपका एक यौगिक है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, दो एलिमेंट है, दोनों के जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा ही फिक्स रहेगा, चाहे उस H2O को आप कहीं से भी प्राप्त कर रहे हैं और किसी भी विधि से बना रहे हैं। यही आपका स्थिर अनुपात का नियम कहता है। H2O के अलावा NH3 की बात की आप लोगों ने, NO2 की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, तो सारे जो भी कंपाउंड हैं उनमें जो भी तत्व आपके मिल रहे हैं, उन तत्वों के भारों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है। ओके, तो ये दो हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा था, जहां पर हमने क्या बोला, जॉन डाल्टन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, परमाणु सिद्धांत, या परमाणु के लिए वो सिद्धांत था, परमाणु के बारे में वहां पर बताया गया था। इनके सिद्धांत से पहले हमने सिर्फ दार्शनिक अवधारणाएं पढ़ी हैं परमाणु के लिए, जहां पर हमने बोला भारतीय दार्शनिक हो गए या ग्रीक दार्शनिक हो गए, सभी ने क्या बोला है कि जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। और बाद में ग्रीक जो फिलोसोफर थे, यानी कि ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने उन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु नाम दिया, और डाल्टन ने भी उसे परमाणु ही नाम दिया, कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है जो वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, ऐसा उन्होंने बोला। और बहुत सारी अभिधारणाएं उन्होंने उसको लेकर के रखी, जिनमें से पहला यही था कि जो पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक है ना, परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, यानी इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी और छोटे पार्ट्स में बांटा नहीं जा सकता है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसी को परमाणु कहा गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और किसी दिए गए तत्व के जो परमाणु का द्रव्यमान होगा और उसके रासायनिक गुण होंगे वो समान होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो तत्व है उस तत्व के जितने परमाणु होंगे सारे आइडेंटिकल होंगे, यानी एक समान होंगे, चाहे उनका आकार हो गया, उनका क्रमांक हो गया, या द्रव्यमान हो गया, उनके गुण हो गए, भौतिक रासायनिक गुण, तो वो सारे समान होते हैं। लेकिन आप अलग अलग तत्वों को कंपेयर
करते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग द्रव्यमान देखने को मिलेगा, उनके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। जब दो तत्वों को कंपेयर कर रहे हैं, जब तत्व बदल गए तो उनके परमाणु भी बदल जाएंगे। ओके, इसके अलावा परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ये हमने पढ़ा था। जैसे मैंने H2O आपको बताया, बेसिक एग्जाम्पल है वाटर का, जहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से कंबाइन होंगे तब आपका वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर 2:1 का परमाणुओं का अनुपात, देखो स्थिर अनुपात का नियम किसकी बात कर रहा था, भार के अनुपात की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम परमाणुओं की संख्या का अनुपात देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वहां पर परमाणु आपस में अलग अलग तत्वों के जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H2O में 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का परमाणु आपस में जुड़ रहा है, तो छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात हमें देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, 2:1 का अनुपात है वहां पर। ओके, इसके अतिरिक्त किसी भी दिए गए यौगिक के लिए जो सापेक्ष संख्या है उसकी और परमाणुओं के प्रकार जो है वो स्थिर होंगे। ओके, ये आपको पता ही है। एटम क्या हो गया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ओके, और परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग यानी सबसे छोटे भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि कितना छोटा होगा वो परमाणु जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपका मैटर हो गया, और उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं जिनको क्या कहा गया, परमाणु कहा गया है। और अभी तक हमने परमाणु को डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार अविभाज्य बोला, लेकिन जब हम परमाणु के अलग अलग मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि परमाणु आपका अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसको विभाजित किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर फिर उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी अवपरमाणुक कण जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्योंकि परमाणु के बारे में हमने पढ़ा, फिर फर्दर डिस्कवरीज हुई जहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, देन न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब हमें पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यानी उसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं। ओके, जो उसके स्थायित्व को बनाए रखते हैं। तो इन्हीं को सब एटॉमिक पार्टिकल या अवपरमाणुक कण कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु के त्रिज्या का मापन, या परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी। क्योंकि बहुत छोटा है तो उसकी त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं। बहुत सूक्ष्मतम बोला ना आपने कि बहुत ही छोटा कण है वो, तो 10⁻⁹ मीटर, जो कि आपका इक्वल है 1 नैनोमीटर के। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान क्या है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये एक तत्व है, इसका जो एक परमाणु होगा, ठीक है, मैं कह रही हूँ ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक है, इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु है, इस एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ओके, या ऑक्सीजन आपका एक तत्व है, उसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होगा। ओके, तो इसी प्रकार से किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है ना, वर्ष 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई को क्या कहा, यू को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना, यानी यू में, यूनिफाइड मास भी आप इसे कहते हैं। यू जब आप लिखेंगे ना, जैसे हाइड्रोजन का आप लिखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान 1U है। ठीक है, तो ये इकाई होगी, इसमें आप उसको क्या करेंगे, मापेंगे। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। अब परमाणु, एक होता है परमाणु का क्रमांक, ठीक है ना, परमाणु का क्रमांक क्या होता है, किसी भी तत्व का
परमाणु क्रमांक क्या है, जितना उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु का क्रमांक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप परमाणु के द्रव्यमान और परमाणु के क्रमांक की बात करते हैं। अभी तक हमने त्रिज्या के मापन की बात की थी कि त्रिज्या का मापन किस प्रकार हो रहा है, परमाणु का द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान की इकाई जिसको आपने बोला, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, एक कार्बन 12 जो समस्थानिक आप लेंगे, ठीक है ना, उसके 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं, उनके स्थायित्व की बात की जा रही है कि वो कैसे रहेंगे। तो वो आपको मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे, बल्कि वो कंपाउंड फॉर्म में आपको मिलेंगे, या तो अणु के रूप में मिलेंगे या यौगिक के रूप में मिलेंगे, ओके। रेयर केस में आपको कोई परमाणु जो है वो मुक्त अवस्था में मिलेगा, जैसे आप अक्रिय गैसों का केस लेते हैं। क्लियर, क्या बोला मैंने, कोई भी जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, ये परमाणु के रूप में आपको नहीं दिखेगा, ये किसी ना किसी अन्य परमाणु से, चाहे सेम तत्व का परमाणु हो या फिर किसी अन्य तत्व का परमाणु हो, उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि उनको अपना अष्टक पूरा करना होता है, यानी कि अपनी जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए या अक्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग परमाणुओं से जुड़ते हैं, इसीलिए वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ओके। तो ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो अभिक्रिया कर रहे हैं किसी से भी, और अभिक्रिया करके नए यौगिक या फिर नए आपके अणु बन रहे हैं, ओके। होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ओके। निष्क्रिय या अक्रिय गैसें जिन्हें हम कह रहे हैं, उनके परमाणु आपको फ्री स्टेट में दिखेंगे या मुक्त अवस्था में दिखेंगे। उसके अलावा सभी जो तत्व हैं उनके परमाणु आपको मोस्टली कहाँ दिखेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ करके या तो यौगिक के रूप में दिखेंगे या फिर आपको अणु के रूप में, ठीक है, आपस में। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, दोनों एटम मिल करके एक हाइड्रोजन का अणु बना लेंगे। ऑक्सीजन के हैं तो वो ऑक्सीजन का अणु बना लेंगे, नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन के अणु बना लेंगे। तो इस प्रकार से परमाणु स्वतंत्र अवस्था में आपको एक परमाणु नहीं दिख रहा है, वो किसी न किसी से जुड़ करके अभिक्रिया करके आपको एक नई अवस्था में या नए रूप में दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो जो अभी हमने बात की, किसका एग्जाम्पल लिया था हमने, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ठीक है। क्या बोला हमने कि ज्यादातर जो परमाणु हैं या तत्वों के परमाणु हैं वो अभिक्रियाशील हैं, ये भी अभिक्रियाशील है। ये क्या कर रहा है, या तो हाइड्रोजन के किसी दूसरे तत्व से जुड़ रहा है, ठीक है, और अणु बना रहा है H2। अब इसमें दो परमाणु हो गए, एक परमाणु नहीं है। परमाणु की बात हमने क्या की कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं है, ये मुक्त अवस्था थी पर ये इसमें नहीं रह पाए, ये दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ करके इसने H2 बना लिया। क्लियर। इसके अलावा यही हाइड्रोजन एस से, सल्फर से जुड़ करके आपका क्या बना लेता है, H2S बना लेता है, ठीक है। यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। यही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, NH3 बना लेता है, ओके। तो इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड आपको इनके बनते हुए दिखेंगे, ओके। तो है हाइड्रोजन ही आपका, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं है, कि अलग अलग रूपों में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के रूप में दिख रहा है, H2S के रूप में दिख रहा है, H2O के रूप में दिख रहा है, NH3 के रूप में दिख रहा है, HCl के रूप में दिख रहा है। सेम दूसरे वाले पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इस वाले सल्फर की बात करें तो ये भी तो किसी अन्य परमाणु से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ रहा है ना। वैसे तो ये सल्फर का परमाणु है, लेकिन ये हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ करके क्या बना रहा है, H2S बना रहा है, ओके। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये भी H के साथ जुड़ करके H2O बना रहा है। N की बात करेंगे तो ये भी H के साथ जुड़ करके NH3 बना रहा है।
क्लोरीन के परमाणु की बात करेंगे, वो भी हाइड्रोजन से जुड़ करके HCl बना रहा है। तो सभी जो परमाणु हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि परमाणु आपको मुक्त अवस्था में नहीं देखा जा रहा है जनरली। जिन जिन के परमाणु आपको मुक्त अवस्था में दिखाई दे रहे हैं उनको हमने अक्रिय गैसें बोला कि उनके परमाणु आपको मुक्त अवस्था में दिखाई दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त ज्यादातर परमाणु चूंकि अभिक्रियाशील है तो अभिक्रिया करके अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इस प्रकार से ये आपको अलग अलग तत्वों के परमाणु दिख रहे हैं जिनके लिए अब सिंबल्स, प्रतीकों की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार के कुछ प्रतीक उनके लिए दिए गए थे। पहले हाइड्रोजन का सिंबल था सर्कल और उसके अंदर एक डॉट, फास्फोरस का ये सिंबल था, ये कॉपर का हो गया, गोल्ड हो गया, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी। तो ये सारे सिंबल्स थे जो उस टाइम पर तत्वों के लिए प्रतीक या उनके परमाणुओं को इसके द्वारा बताया गया था कि ये आपका अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन। ये है तो इसका मतलब कार्बन। ओके, ये वाले प्रतीक फिर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बाद में जो उनके नाम थे उनके नाम के कुछ अक्षर ले लिए गए प्रतीक के रूप में, जैसे एल्यूमिनियम के लिए कैपिटल ए स्मॉल एल लिखा गया, आर्गन के लिए AR, बेरियम के लिए BA, बोरोन के लिए B हो गया, ब्रोमीन के लिए BR है यहाँ पर, कैल्शियम के लिए Ca, क्लोरीन के लिए Cl आ जाएगा, कोबाल्ट के लिए CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन के लिए आपका F आ जाएगा, गोल्ड के लिए Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन हो गया Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिल्वर सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ओके, तो ये सारे कुछ आपके प्रतीक थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप H लिखते हैं, कैपिटल H। तो इस प्रकार से इन तत्वों के सिंबल्स यहाँ पर बताए गए हैं और आगे जाकर आप सिंबल्स का ही प्रयोग करेंगे। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है कि कौन कौन से तत्व को किस सिंबल से हम उनका निरूपण कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं अणु की। हमने क्या बोला, परमाणु आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर रहे हैं, अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेंगे और किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पर अणु का निर्माण करेंगे। तो किसी अणु का निर्माण जो होता है वो दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया था ना, ये वाला। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक्चुअल में बॉन्डिंग हो रही है, बंध बन रहे हैं। बंध किसके कारण बन रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ओके, उसके कारण बंध का निर्माण हो रहा है। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, उसके कारण भी बंध बनेगी। ओके, तो ये बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या उनके आदान प्रदान से बनते हैं और इन्हीं रासायनिक बंधों के बनने के कारण परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके अणुओं का निर्माण करते हैं। ओके, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि दो किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। जैसे मैंने आपको H2 का एग्जाम्पल दिया, तो H2 क्या है आपका, H2 आपका अणु हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो हो क्या रहा है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में बंध बन रहा है। क्या बन रहा है, बंध। कैसा बंध, रासायनिक बंध बन रहा है यहाँ पर। और होता क्या है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु में भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये इन इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, शेयरिंग। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्रकार से शेयरिंग करते हैं।
शेयरिंग की इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की, और इस शेयरिंग के कारण यहाँ पर बंध बना, और बंध बनने के कारण ही अणु का निर्माण हुआ है। ओके, अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि H2O अणु जल के संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर तत्व के अणु को छोड़कर यौगिकों के अणु की बात की गई है कि किसी भी पदार्थ का कोई अगर हम अणु की बात कर रहे हैं तो उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं जो पूरे उस पदार्थ में थी। ठीक है, जैसे हम किसी यौगिक की बात कर रहे हैं जल की, तो जल का जो एक अणु है वो उसकी सूक्ष्मतम इकाई है। यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अणु है, और तत्व की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, और ये सूक्ष्मतम इकाई स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आप क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से एक अणु अगर आप जल का लेंगे तो उसमें वो सारे गुण होंगे जो आपके एक ग्लास जल में होंगे, या जितना भी आपने जल वहां पर ले रखा है उसमें होंगे। ओके, किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम्स है, दोनों हाइड्रोजन के ही परमाणु है दोनों, जिनसे अणु का निर्माण हो रहा है। ओके, इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास H2O है तो उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु हो जाएंगे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के। एक ऑक्सीजन का परमाणु है, दो हाइड्रोजन के परमाणु है, तो अलग अलग परमाणु हो गए। यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल आपका फॉर्म कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपस में जुड़ करके क्या कर रहे हैं, आपके मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। ओके, तो जब सेम टाइप ऑफ एटम जुड़ रहे हैं तो वहां पर हम तत्व की बात कर रहे हैं, और जहां पर अलग अलग टाइप के एटम्स या अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़ रहे हैं तो उसमें क्या बन रहा है, आपका यौगिक बन रहा है। और जुड़ कैसे रहे हैं, रासायनिक बंधों के द्वारा, या रासायनिक बंधों के बनने के द्वारा ये आपस में जुड़ रहे हैं। ओके, तो इतना हमने यहाँ पर अणु के बारे में पढ़ा, इसको नोट करेंगे आप लोग जल्दी से। तो ये अणु हो गया आपका। अणु में अलग अलग प्रकार के परमाणु आपके हो सकते हैं, तो उनकी परमाणुता आप बताते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको अणु में एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ये एक आपका क्या है, पूरा कंपाउंड है, यानी यौगिक जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और इस यौगिक में आपके क्या है, दो प्रकार के परमाणु हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है ना, हाइड्रोजन के परमाणु कितनी संख्या में जुड़ रहे हैं, दो की संख्या में जुड़ रहे हैं। 2:1 का अनुपात आपने परमाणुओं का देखा था, ठीक है ना, जहां पर आप कह रहे हो कि इसी अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ेंगे और तब आपके किसका निर्माण होगा, वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आप H2O की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है, रिएक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही थी। H2 आपका O2 से जुड़ रहा था और क्या बना रहा था, यहाँ पर H2O बना रहा था। ओके, फिर आप संतुलित करते हैं अभिक्रिया को, संतुलन आप 10th में सीखेंगे, पर यहाँ पर आपको बैलेंस इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, ये जो आगे 2 लिखा गया है ये दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो H2 पहले से 2 थे, 2 आपने आगे लगाए, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो 4:2 यानी 2:1 का, इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा फिर से। तो यही मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्या होंगे, इसी अनुपात में जुड़ेंगे, 2:1 के अनुपात में जुड़ेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं, और तब आपका जल का निर्माण होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, अणु है ये। ठीक है, जो कि इस यौगिक की क्या है, सूक्ष्मतम इकाई है। समझ रहे हैं ना, जैसे मैं कह रही हूँ एक ग्लास में ये पानी है पूरा, ये क्या है, पानी है H2, इसका एक अणु की बात कर रहे हैं, ये H2O का एक क्या है, अणु है ये। तो इस अणु में ये स्वतंत्र इकाई है और सूक्ष्मतम इकाई है इस पूरे जल की, जिसमें कि सारे गुण विद्यमान होंगे जल के। समझ रहे हैं ना, स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में रह सकता है, अणु की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर अलग अलग आपको अणु दिखाई दे रहे हैं। वाटर का हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये आपका H2O है, ये हो गया NH3, N है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये मीथेन CH4। ओके, तो ये सारे इनके अणु हैं। आने वाले सेशन में हम लोग परमाणुकता की बात करेंगे कि परमाणुकता क्या होती है, तो इसको आप एक बार घर से होमवर्क में पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। बाकी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।